जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड कैसे इवनिंग सर। जी चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास होने के बावजूद जो है क्लास में प्रेजेंस टाइम से नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। जी कल की क्लास में हमने आर बनाम गोविंदा का केस लॉ जो डिस्कस किया था उसके बारे में मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूं तो आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। कल्पना चौहान, आर बनाम गोविंदा किस जनपद के सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्णीत किया गया था? सर सतारा। बहुत बढ़िया। एनु, ये किस साल जी का, सर। किस वर्ष का केस लॉ है? किस वर्ष? सर 1876। जी 1876, बहुत बढ़िया। शोभित, किस जस्टिस के द्वारा डिसाइड किया गया था फाइनली? सर मैं तो कहीं बाहर हूँ प्रोग्राम में, मैं तो कोने में खड़ा होकर क्लास ले रहा हूँ। अच्छा चलिए रीति आप बताएं। आर बनाम गोविंदा किस जस्टिस के द्वारा, हाईकोर्ट के किस जस्टिस के द्वारा डिसाइड किया गया था फाइनली? क्या कह रहे हो? दोबारा रिपीट करो। जस्टिस अय्यर। जस्टिस अय्यर तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। जी अमित। सर जस्टिस क्या आपकी आवाज़ कट के आ रही है अमित। अभी अभी जुड़ा हूँ सर। जस्टिस क्या था? आपकी आवाज़ कट के आ रही है। एनू आप बताइए। जस्टिस मेलविन के द्वारा। जस्टिस मेलविले। मेलविले, सॉरी। हाँ MELVILLE, जस्टिस मेलविले। ओके। इनसे पहले कौन से दो न्यायाधीश के सुपुर्द ये मामला किया गया था? कल्पना। सर एक तो जस्टिस कल्पना। सर याद नहीं है। देखिए रिवीजन किया करो, जो मैं बोलता हूँ या क्लास में उसे नोट डाउन किया करो, रिवाइज किया करो मामलों को। हाँ एनू बता रही थी, एनू आप बता दीजिए। सर जस्टिस हरिदास की बेंच में। हाँ जस्टिस कैम्बेल और जस्टिस हरिदास, ये दो जस्टिस को गया था ये मामला। CRPC की किस धारा के माध्यम से ये गया था? 366। देखिए मैंने आपको स्पष्टली बताया था कि वर्तमान CRPC में 366 है, लेकिन तत्कालीन CR 271B। 271, हाँ जी। उस टाइम ओल्ड CRPC प्रचलन में थी, तो ओल्ड CRPC की धारा 271B के माध्यम से जो आज की CRPC में 366 में लिखा है वो ओल्ड CRPC में 271B में लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका डिफरेंस हम लोग शुरू कर चुके थे कि 299 और 300 में क्या डिफरेंस है। इसकी एक टेबल मैंने आप लोगों को बोला था कि टेबल आप अवेल कर लीजिएगा, और अमित ने वो टेबल ग्रुप में भी डाली थी, और आप सबके पास अगर कोई टेक्स्ट बुक होगी उसमें भी वो टेबल मिल जाएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके सामने वो टेबल है, सभी के पास है। जी सर। चलिए अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग
दोनों धाराओं में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि ये हमें किस प्रकार पढ़नी चाहिए धारा, ये सॉरी टेबल किस तरीके से पढ़नी चाहिए इनू? सर हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल पढ़नी चाहिए, इसको वर्टिकल नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि इसको वर्टिकली पढ़ते हैं। पहले 299 की, वर्टिकल पढ़ते हैं। हाँ, पूरे 299 की टेबल को पढ़ेंगे, फिर हम 300 की टेबल को पढ़ेंगे, फिर हम सोचेंगे कि आशय यहाँ भी है, आशय यहाँ भी है, तो अंतर क्या हुआ। तो इसको हम ऐसे चलेंगे। तो मैंने कल बताया था कि जो पहला टेस्ट किया जाएगा, यदि आपके सामने कोई मामला आएगा और मामला आने के बाद आप टेस्ट करेंगे कि वेदर दिस इज़ 299 केस और 300 केस, कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। मर्डर क्या होता है एनू? जी सर। मर्डर किसे कहते हैं? मर्डर अगर आपसे कोई डायरेक्टली, तो सर तस्वीर अपराधों को छोड़ करके जो होता है वो सभी मर्डर है। बिल्कुल। एनू, आप इंटरव्यू में हैं और आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा इंटरव्यूअर ने कि बताइए एनू मर्डर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर जिसमें आशय भी हो मारने का, उसमें वो मर्डर होगा। इंटेंशनली मारा जाए। अगर इंटेंशनली मारा जाएगा तो वो सदैव ही मर्डर होगा क्या एनू? यस सर। सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शंस को छोड़ के। ये बात भी तो बतानी है आपको एनू। वो जो 5 अपवाद मैंने पढ़ाए हैं, वो 5 अपवाद मैंने पहले इसीलिए पढ़ाए हैं कि आपको 18 इयर्स का, हाँ जी सर, हाँ, कि 299 और 300 का जब हम अंतर पढ़ें तो हमें 5 अपवादों का भी बोध होना चाहिए कि 5 अपवाद क्या बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि टेबल आपके सबके सामने है। यदि टेबल नहीं है तो आप ग्रुप पे पड़ा हुआ है टेबल का फ़ोटो, उसे आप खोल सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 299 और 300 का, तो हम इधर 299 की साइड जो है इंग्लिश वर्जन में ए लिखा हुआ है और हिंदी वर्जन में का लिखा हुआ है, और 300 की तरफ जो है वो कैसा है, न्यूमेरिकल है, 1 2 3 करके है। यानी कि 4 खंड तो हमारे 300 में हैं और 3 खंड हमारे का खा गा करके 299 की साइड है। इज़ दैट ओके? तो हम जब हमारे सामने कोई ऐसा मामला आए तो सर्वप्रथम हम जो है शुरुआत करेंगे का खंड से। 299 का का खंड है, ये कह रहा है मृत्यु कारित करने के आशय से, और धारा 300 सेक्शन 300 का जो नंबर 1 खंड है वो कह रहा है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। तो यानी कि अगर पहला टेस्ट आपका पास हो जाता है और आपको ये लगता है कि इंटेंशन है मारने की, तो आपके सामने जो आपराधिक मानव वध वाला मामला आया है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सेक्शन 300 में कूद जाएगा। क्लियर है नो? जी सर, क्लियर है। यदि आशय साबित हो गया कि मारा है और आशय साबित होने के बाद आपका मामला 300 में आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, 300 के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। और यदि और जब तक जो 5 अपवाद हैं, अगर अपराधी का मामला उन 5 अपवादों में किसी अपवाद में वो साबित करता है, अगर वो साबित कर देता है तो मामला आ जाएगा 299 में वापस, आपराधिक मानव वध में आ जाएगा। अगर 5 अपवाद जो दिए हुए हैं, जो हमने पढ़े हैं 300 के, यदि उन किसी अपवाद में मामला नहीं फॉल कर रहा है और आशय साबित हो गया है, तो आप जो पनिशमेंट देंगे उस एक्यूज को हत्या के लिए दंडित करेंगे आप।
जब गिल्टी होल्ड करेंगे तो उसे हत्या के लिए गिल्टी होल्ड किया जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। रीति समझ आ रहा है? हाँ जी सर। जी। अब जो 299 की तरफ जो है खाली स्थान है और 300 की तरफ पार्ट नंबर 2 है, ठीक? तो यानी कि जो 300 का पार्ट नंबर 2 है वो एक्सक्लूसिव है, उसके लिए 299 में कोई स्थान नहीं है। यानी कि 300 के सेकंड पार्ट की कोई तुलना नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। ये कह रहा है कि यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। क्या समझे? जो सेकंड वाला पार्ट है 300 का, ये वो वाली बात करता है। कौन से वाली बात? कि आपको पता है कि ये व्यक्ति इस जगह से कमज़ोर है और आप उस जानते बूझते वहाँ उसको हिट करेंगे। क्या समझे? तो वैसी अवस्था में आपका मामला, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हाँ और नॉलेज है उसको, बिल्कुल भाई, आपको पता है कि और किसी, वहीं पे उसको हाँ इंजरी की जाए, हाँ तो सामान्यतः तब उसको नॉलेज है उसको नॉलेज है कैटेगरी में कि इसका अभी ताज़ा पेट का ऑपरेशन हुआ है, आपको जानकारी है। उस जानकारी के होने के बावजूद आप उसको उसी स्थान पे हिट करते हैं तो क्या हो जाएगा? उस स्थान पर हिट करने से उसकी मृत्यु की संभाव्यता हो जाएगी। आपकी जानकारी में है, आपकी नॉलेज में है। तो यदि नॉलेज साबित हो रही है तो आपका मामला 300 के खंड 2 में पढ़ा जाएगा और आपको हत्या के लिए गिल्टी होल्ड किया जाएगा। सामान्यतः किसी के पेट में एक मुक्का मारने से कोई मरता थोड़ा ही है, लेकिन यदि आपको जानकारी है कि भाई इसको यहाँ मैं चोट पहुँचाऊँगा तो ये बंदा मर जाएगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट जो है वैसी अवस्थाओं के लिए बात कर रहा है। ये कह रहा कि यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, तो वहाँ आपका आशय क्या है? आपका आशय ऐसी क्षति कारित करने का है और आप जानते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ से वीक है, यहाँ से मर जाएगा, ये मरने की संभाव्यता है। इज दैट ओके? जी। अब खा पार्ट देखते हैं। 299 के खा में आ जाइए आप। मान लीजिए आपके ये ऊपर के टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट पास नहीं हुआ तो फिर आप नीचे चाहेंगे, आप चलेंगे खा पार्ट 299 का, और तीसरा पार्ट किसका? 300 का। जो इसका बी पार्ट या खा पार्ट, बी इंग्लिश में है, खा हिंदी में है, ये कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये कह रहा है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। ठीक, यहाँ संभाव्यता है। और तीसरा पार्ट जो 300 का है वो कह रहा है कि यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है जी।
तो खा पार्ट 299 का और तीसरा पार्ट 300 का, दोनों में सामान्यतः क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो 299 के खा पार्ट में तो लोअर साइड पे है और तीसरे पार्ट में वो हायर साइड पे चली जाती है। भाई प्रकृति के सामान्य अनुक्रम जो शब्द आया है मान लीजिए आप किसी की तेज धारदार हथियार से विंड पाइप काट दें, विंड पाइप बोले तो जो हमारी ये सांस पहुंचाने वाली नली है, गर्दन पे आप वार करें किसी तेज धार वाले हथियार से, और एक ये है कि किसी लाठी से वार करें, तो लाठी की बजाय लाठी के एक वार से अगर गर्दन पे पड़ भी जाए तो संभाव्यता क्या है, डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कमतर है। मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि किसी का विंड पाइप ही आप जो है तलवार से, चाकू से, फरसे से, किसी भी ऐसे आइटम से काट दें, तो वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वहाँ मृत्यु की अधिक संभाव्यता है। वहाँ बचने के चांसेस बहुत कम हैं, यहाँ मरने के चांसेस बहुत कम हैं। ये डिफरेंस है सेक्शन 299 के खा पार्ट में और सेक्शन 300 के थर्ड पार्ट में। इज दैट क्लियर? रीति, एनु, सर्वजीत शर्मा जी, आवाज़ आ रही है? क्लियर, समझ आ रहा है मामला जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं शर्मा जी? जी। कल्पना चौहान, आर यू हियरिंग मी? जी सर। सर अगर 299 में अगर वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर हमला करते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है डेथ की वो कम हो जाती है, लोअर साइड में चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर शार्प वेपन से करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी अपर साइड में चली जाती है, वो 300 के अंदर आ जाती है। बस खा और तीसरा पार्ट यही समझाना चाह रहा है कि जहाँ मृत्यु की संभावना कम वहाँ मामला 299 में, और जहाँ मृत्यु की संभावना ज़्यादा वहाँ मामला 300 में। ठीक है, समझ आया भाई? जी सर। अब जो 300 का सी पार्ट है और हिंदी वर्जन में गा पार्ट है, उसकी तुलना जो है वो चौथे पार्ट से की जाती है 300 के। ठीक है, ये कह रहा विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। गा कह रहा है कि यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। ठीक है, यहाँ इस बात का ज्ञान है, किस बात का, कि संभाव्यता है कि मृत्यु हो जाए। और जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। फोर्थ पार्ट 300 का कह रहा है, और गा पार्ट पहले ये पढ़ लेते हैं। गा पार्ट कह रहा है कि यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। और फोर्थ पार्ट जो 300 का है वो कह रहा है कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। मतलब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए,
वो कृत्य करने के लिए। यदि एक्सक्यूज है तो एक्सक्यूज कौन साबित करेगा? अगर आप कोई ऐसा आसन्न संकट कार्य कर रहे हैं जिससे कि आप जानते हैं कि अधिसंभाव्यता है कि वैसे कृत्य से किसी न किसी की मृत्यु कारित हो जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति हो जाएगी जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, तो देखिए यहाँ इंटेंशन तो चौथे पार्ट में आपका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का नहीं है, लेकिन आपका कार्य इतना आसन संकट है कि आप ये जानते हैं कि इस कार्य से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, या मृत्यु कारित ना हो तो इस प्रकार की क्षति कारित हो सकती है उसको बॉडीली कि वो बाद में उस क्षति से मर जाए। तो ऐसी अवस्था में एक जो मिथक हमारे सामने होता है, एक्सक्यूज तो एक्यूज ही लेगा ना इसमें। हाँ, एक्सक्यूज साबित करने का भार एक्यूज के ऊपर ही होगा, क्योंकि वो अपने डिफेंस में लेके आएगा ना किसी एक्सक्यूज को, और डिफेंस साबित करने का भार किस पे होता है? एक्यूज पे होता है। या एक्सेप्शन साबित करने का भार किस पे होता है? एक्यूज पे होता है, एक्यूज पर होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए एक मिथक एक मिथक के साथ हम लोग जीते हैं कि यदि आशय सहित वध किया जा रहा है तो वो हत्या होगा, और आशय के बिना अगर वध हो रहा है तो वो आपराधिक मानव वध होगा। एक मिथक है ये, क्या समझे? अब यहाँ हम जब इसको डीपली पढ़े हैं तो एक दो चीज निकल के आई हैं कि आशय सहित आपराधिक मानव वध भी हो सकता है और बिना आशय के हत्या भी हो सकती है। क्यों कुलदीप जी? जी सर। सामान्यतः एक आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? गैर इरादतन और इरादतन, इन दो पार्ट में हम बांट के चलते हैं ना, 304 को और 302 को। जी सर। लेकिन जब हमने इनको डीपली पढ़ा है तो ऐसे भी मामले हैं कि जो आशय सहित है वो आपराधिक मानववध में भी आ जाता है। और यहाँ जो चौथा पार्ट है 300 का, इसमें तो इंटेंशन नहीं है ना, इसमें तो केवल ज्ञान है, आपका आशय किसी को मारने का नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एक दिन कि भाई आप हाईवे पर 100-150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ आपसे कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ रेस एंड नेग्लिजेंट का मामला बनेगा 304A का। और आप भीड़ भरी सड़क पर वहाँ 150-200 की स्पीड से गाड़ी है। क्या कह रहे हो अमित? जी, तो फोर्थ पार्ट इनू समझ आया आपको? चौथा पार्ट जो है 300 का, क्या समझ आया? जरा एक बार बता दो, थोड़ा सा हमें भी समझा दो। सर फोर्थ पार्ट में जो है वो इंटेंशनली है, वो अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं कार्य कारित करूंगा तो इससे मृत्यु हो जाएगी। क्या कह रहे शर्मा जी? दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आती है, कुछ माइक में प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो एक्यूज्ड है वो जानता है कि वो जो चोट कारित करेगा उससे मृत्यु संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो कृत्य है, और अगर जो मृत्यु भी संभव है तो जो शारीरिक स्थिति है वो तो पॉसिबल है, लगभग अटेम्प्ट टू मर्डर तो होगा ही होगा। नहीं, ये कह रहा, देखो इसको ध्यान से, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये कह रहा है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री है डेथ होने की, कि वह मृत्यु कारित ही कर दे या ऐसी शारीरिक क्षति कारित ही कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। देखिए यहाँ इंटेंशन नहीं है चौथे पार्ट में। सर आवाज नहीं आ रही?
मैं दोबारा आ रहा सर। हाँ जी, हाँ आप सबको आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? जी सर। हाँ वो शर्मा जी के साथ कुछ दिक्कत थी, उनको आवाज़ नहीं आ रही थी जी। तो चौथा पार्ट में एनु से पूछ रहा था कि क्या समझ आया, तो आप थोड़ा एनु। सर ये जो सर दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर मृत्यु करने का जो आशय है वो शारीरिक जो है, जो हमें बॉडली इंजरी है, वो सपोज ऐसे जैसे आप तेजी से कोई भी, आपने बताया कि आप कोई भी मतलब बाइक है या गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप किसी पब्लिक प्लेस पे कोई गोली चला रहे हैं, तो इन दोनों में ये डिपेंड करता है कि अगर जो हमारा मानव जीवन है उससे जो खतरा बन रहा है वो इतना अधिक हो कि या तो मृत्यु होने की संभावना मात्र हो तो वो आपराधिक मानव वध होगा, बट अगर निश्चित ही संभव हो जाए तो वो हत्या होगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे चली जाए जी, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो एक मिथक हम लोग लेके जी रहे हैं कि हम गैर इरादतन तो 304 को मान लेते हैं और इरादतन 302 को मान लेते हैं, है ना। तो ये वाइसे वर्सा है, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है कानून में। ये भी संभाव्यता है कि जहाँ इरादा ना हो लेकिन चौथे पार्ट में मामला आ रहा हो तो मामला हत्या में चला जाएगा। आपको किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी है कि आपके कार्य इतना आसन्न संकट है कि आपके उस कृत्य से किसी न किसी की मृत्यु होने की अधिक संभाव्यता है, और यदि मृत्यु नहीं होती है तो ऐसी शारीरिक क्षति आप पहुंचा देंगे कि उस क्षति के परिणाम से उसकी बाद में मृत्यु हो जाए। तो वैसी अवस्था में मामला गैर इरादतन, यहाँ मामला जो है बिना आशय के हत्या के मामले में आप 300 में चले जाओगे अगर ऐसा आप कृत्य कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर ऑन स्पॉट डेथ नहीं होती है, अगर इंजरी इतनी ज्यादा हो चुकी है तो वो बाद में भी मर सकता है। हाँ, बाद में भी मामला पहले वो 307 में लिखा जाएगा और जब डेथ हो जाएगी तो फिर 302 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। भाई कन्वर्ट होने के लिए मृत्यु होना तो जरूरी है ना। जी सर। हाँ, यदि मृत्यु हो जाती है उन्हीं चोटों से तो वो मामला 307 से 302 में रिवर्ट कर जाएगा, वो तरमीम हो जाएगा जी। इज दैट क्लियर? सर ऐसे केसों में ज्यादातर अगर 307 से 302 में ही कन्वर्ट होता है, 299 के उसमें नहीं आता है। देखो वो 308 है, उसके लिए अलग से धारा है अमित। 308 में अगर दर्ज हुआ है मामला तो वो 304 में तरमीम होगा। अगर 307 और 308 में क्या डिफरेंस है? 307 है हत्या के लिए प्रयत्न और 308 है आपराधिक मानव वध के लिए प्रयत्न, और डिफरेंस वही है जो यहाँ 299 और 300 में है। डिफरेंस यही वहाँ भी प्रिवेल करते हैं, यही प्रभावी रहते हैं वहाँ भी। इज दैट क्लियर? दानिश, बड़ी देर से क्लास में आ रहे हो, कहाँ बिजी हो भाई? यस सर। सर मैं कहीं चला गया था और फ़ोन की बैटरी ज़्यादा कम थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सर। हमने आपकी गैरहाजिरी में जो है 299 और 300 का ऑपरेशन किया है ना? जी सर। और कोई बात नहीं, आप जो हमारा YouTube चैनल किसने सब्सक्राइब किया हुआ है, किसने नहीं किया हुआ है भाई अभी तक? सर मैंने कुछ वीडियो लाइक की हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया। भाई सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े लगे, मैं भी कर लेता हूँ सर। सब्सक्राइब करो। मैं आपको एक दिन पहले भी निवेदन किया था कि आप अपने व्यूज़ भी उस पर डालें। आप क्लास से कितना आपको समझ आ रहा है, कितना आप सेटिस्फाइड हैं,
अगर अनसेटिस्फाइड हैं तो वो भी लिखो, उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वहाँ महिमा मंडन ही करो। अगर मेरे पढ़ाने में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मुझे उससे भी अवगत कराओ आप लोग। देखिए, हम लोग सभी कानून के छात्र हैं, कानून का पंडित यहाँ कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप लोग हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वी आर ऑल द स्कॉलर ऑफ लॉ, और जब तक हम स्कॉलर बने रहेंगे तब तक हम सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहेगी। और जिस दिन हम अपने आप को मास्टर समझ लेंगे तो हमारे पतन का रास्ता उस दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अंतर तो आप समझ गए होंगे अच्छे से भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अंतर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक सवाल मैं आपको बोल रहा हूं और उसका आप जवाब लिख के मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, पर्सनल पे भेजना मुझे। अगर आप ग्रुप पे डालोगे तो फिर नकल कर लेंगे सब एक दूसरे की। तो आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, बस सिर्फ छोटा सा ये सवाल है। इस सवाल को आप इन राइटिंग लिख के, बड़ा अच्छा साफ सी राइटिंग में लिख के आप मुझे इसका जवाब जो है कब तक दे पाएंगे भाई? कल दे देंगे? जी सर, कल तक डाल देंगे। जी सर। कल मॉर्निंग में क्लिक करना प्लीज, सर एक बार क्लिक करना। क्या कह रहे दानिश? सर एक बार रिपीट करना। रिपीट ये है कि सवाल एक बोल रहा हूँ, सवाल ये है कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। सर सुबह तक दे देंगे सर हम ना। हाँ, और इसमें एक लाइन और बढ़ा लीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक हत्या एक आपराधिक मानववध है, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। नोट कर लिया आपने सवाल? एक मिनट सर। जी सर। सर लास्ट वाली लाइन दोबारा बढ़ा दो। लास्ट वाली लाइन ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक हत्या एक आपराधिक मानववध है, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। हो गया नोट सबको भाई? कुलदीप? जी सर। प्रत्येक हत्या मानववध है, हाँ, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है। हाँ, ये सवाल का जवाब आप लोग सब अच्छे से साफ सुथरे तरीके से आप ऐसे लिखें मानो कि आपके सामने ये परीक्षा भवन में सवाल आया हुआ है और आप इसको बता रहे हैं विद केस लो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अगली सेक्शन देखते हैं हम। अगली सेक्शन है सेक्शन 301। ठीक है, ये कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। देखिए, इस धारा के कोने पे आप लिख लीजिए ट्रांसफर ऑफ मेलिस का सिद्धांत है ये, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। 301 के कोने में लिख लीजिए एनु। जी सर। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ मेलिस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। जी ठीक है, तीन सौ एक ये कह रहा है कि आपका इरादा तो ए को मारने का था, लेकिन
बाई चांस ऐसा हुआ कि आपका निशाना चूक गया या ए नीचे बैठ गया या कुछ भी हुआ व्हाट्सोएवर, मर गया बी आपसे, तब क्या होगा? तब क्या आप ये कह के कानून के सामने खड़े हो जाएंगे कि सर मेरा तो इरादा बी को मारने का था ही नहीं, मैं तो ए को मारना चाह रहा था, बी तो अब दुर्भाग्य से मर गया? क्या ये प्ली ले सकते हैं आप? कल्पना? नहीं सर, नहीं ले सकते प्लीज सर। हाँ, तो 301 डायरेक्टली इसी बात को बताने के लिए बनाई गई है। देखते हैं इसकी बॉडी क्या कहती है 301 की। ये कह रहा है, इफ़ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। ठीक है, 301 कह रहा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करते हुए जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयत था या वह जानता था कि जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। क्या समझे कल्पना? इसमें एक लाइन आई है, वो लाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे समझाना उसका अंतर क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ। ये कह रहा है आपराधिक मानव वध करे के बाद कोमा लगा है और कोमा के बाद ये कह रहा है कि तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आश्रित था या वह जानता था कि जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ? सरजीत शर्मा जी आप बताइए। सर इसमें उसको नॉलेज है कि उसके एक्ट से उसकी हत्या हो जाती, अब भले ही किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई हो तब भी वह उसी हत्या के अपराध के लिए ही दोषी है। जी अमित, मेरा सवाल आप नहीं समझे शायद। जो मैं पूछना चाह रहा था वो तो आपने इसकी बेसिक चीज़ बता दी मुझे। मेरा पूछने का आशय था कि ये जो लाइन आई है कि दो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होता, एनु, ये क्या समझ आया आपको यहाँ से? इसका ये मतलब हो सकता है कि जो सपोज दैट जैसे ए बी को मारना चाहता था लेकिन गलती से वो उसने सी को मारा, तो जैसे वो बी को मारना चाहता था और उसकी एक्ट के लिए वो लायबल हुआ, तो सेम वैसे ही वो सी के लिए भी लायबल उतना ही होगा। अरे फिर मैं आपको जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, आप ये तो सारी बात समझ में आ गई। ये तो 301 का आपने बेसिक फंडा बता दिया कि भाई वो ए को मार रहा था, ए की बजाय बी मर गया उससे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ कैच कराना चाह रहा हूँ, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोग? कुलदीप जी आप बताइए।
कुलदीप जी, आर यू हेयरिंग मी? जी सर, जी सर। हाँ, जी सर। ये जो यहाँ लाइन आई है ना, आपराधिक मानव वध करे के बाद कोमा लगा हुआ है, आप अपना बैरक देखिए सभी ध्यान से। सर इंग्लिश वाले में बता सकते हैं? हाँ, आपका वहाँ पे यस, इंग्लिश वाले में ये कह रहा है द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। तो ये जो ऑफ द डिस्क्रिप्शन आया है और हिंदी में आया है उसी भांति का होता, आपराधिक मानव वध उस भांति का होता, और इंग्लिश में शब्दावली आई है कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन। सर जिसकी डेथ वो करना चाहता था, अगर वो उसकी डेथ करता और फिर जिस डिस्क्रिप्शन का वो कल्पेबल होमिसाइड होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में रुक जाता तो आप आपराधिक मानव वध के लिए लायबल होंगे। यदि वो हत्या की तरफ शिफ्ट कर जाता तो आप हत्या के लिए लायबल होंगे। सिर्फ ये इतना सा मैं समझा रहा हूँ आपको। उस भांति का होता, देखिए किस भांति का आपराधिक मानव वध किस प्रकार का है। एक तो सिंपल आपराधिक मानव वध है और एक है हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध। एक हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध और एक हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध। तो दो प्रकार के आपराधिक मानव वध हैं आप विशेष प्रकार से। तो ये कह रहा है कि जैसा आपका कृत्य उसके प्रति होता, भाई आप किसी को डायरेक्टली एम करके उसको उसके हेड पे गन शॉट कर रहे हैं, सीधा आपने एम किया और फायर कर दिया, गोली मारी आपने, तो आप कहाँ जाएंगे? भाई जो टेबल हम अभी पढ़ के आए हैं, आप पहले वाले टेस्ट में ही पास हो जाएंगे। आपके आचरण से ही लग रहा है कि आप जब गन शॉट हेड पे मार रहे हैं सीधा, तो आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन उसको मृत्यु कारित करने का ही तो है, हत्या का है ना। तो वैसे ही अगर हम ए को टारगेट करके, ए के सर को टारगेट करके हम गोली मार रहे हैं और सौभाग्यवश ए तो गिर गया जिस टाइम गोली चली, और ए के पीछे कोई बी नाम का व्यक्ति था और लगभग सेम हाइट का था, सब कुछ ऐसा ही था, और वो उसको ना लग के उसके सर में जा लगी, तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए लायबल ठहराए जाओगे। ठीक है? इतना डेंजरस था सर कि होता ही होता। नहीं, डेंजरस वाली वो 4 वाली बात में नहीं जा रहा। वो 4 वाली बात, वो तो अगर सर उसके एक्ट से किसी के पैर में, सर अगर उसके पैर में गोली मारते तो अपराधी मानव हत्या की उसमें वध की उसमें श्रेणी में आता, क्योंकि उससे मृत्यु होना संभव ही नहीं था, तो उस कैटेगरी में आ जाएगी। हाँ, बस वही है कि प्रोबेबिलिटी आपको वहाँ भी चेक करनी है और वही सारा टेबल लगेगा, बिल्कुल ये देखा जाएगा कि कृत्य कैसा था। आपराधिक मानव वध के लिए आपकी लायबिलिटी होगी तो आप आपराधिक मानव वध में चले जाएंगे। आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए लायबल होंगे तो आपराधिक मानव वध में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? 301 सभी को समझ आया भाई? जी जी आ गया सर। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की धाराएं पढ़ेंगे। और देखिए, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में आप अपने रिव्यूज़ कमेंट्स भी छोड़ें। यूट्यूब पे आपके कमेंट सेक्शन आएगा, उसमें आप अपनी तरफ से कमेंट्स भी लिख सकते हैं क्लास के लिए। ठीक है? तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर। गुड नाइट।